बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले। मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस की। ये हमारी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने डायमेंशंस के मुतालिक आपको बताया था। पहले हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा था कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं, जो कहीं से भी डिराइव्ड नहीं होती, उनको बेस क्वांटिटी कहते हैं। और जो हमारे पास सात हैं, और फिर उन सात क्वांटिटीज़ को रिलेट करके यानी उनके प्रोडक्ट से, उनके कोशेंट से, उनके पावर लेने से हमने देखा था कि मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बनती हैं जिन्हें हम डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है, इनको इन टर्म्स ऑफ बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डायमेंशनल एनालिसिस। सो ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़। और इस तरीके से हम उस फिज़िकल क्वांटिटी के मुतालिक जान सकते हैं कि वे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो फार्मूले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनकी डायमेंशंस हमेशा एक ही होंगी, और इसीलिए हम डायमेंशनल एनालिसिस को मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस में एक तो ये है कि हम किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की फ़िज़िकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं, उसकी ये चेक करते हैं कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। दूसरा, हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके ये देख सकते हैं कि मतलब कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी किस तरह जो है कैलकुलेट की जा सकती है, यानी उसके लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो आज हम इसकी यूजेस पढ़ेंगे और फिर एंड में हम कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे, यानी वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ नहीं की जा सकती, यानी वो फेल हो जाती है। तो बाकायदा एप्लीकेशंस पे जाने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे, जो हम बार बार यूज़ करेंगे डायमेंशंस के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कोई डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है? ये कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जिसकी कोई ना कोई डायमेंशंस हो और जो वेरिएबल हो, यानी जिसकी वैल्यू डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकती हो, तो हर उस फिज़िकल क्वांटिटी को आप डायमेंशनल वेरिएबल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ले फोर्स की डायमेंशंस भी होती हैं। प्रीवियसली हमने चेक किया था प्रीवियस वीडियो में कि फोर्स की ये डायमेंशंस हैं -2, यानी इसकी डायमेंशंस भी हैं और ये वेरिएबल है। डिफरेंट सिचुएशंस में इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए ये एक डायमेंशनल वेरिएबल है। डायमेंशंस है इसकी और ये एक वेरिएबल है। दूसरा, एक्सेलरेशन। ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसकी मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ हो सकती है और इसकी कोई ना कोई डायमेंशंस भी मौजूद है, m0 l t -2, यानी ये मास पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वायर। तो ये भी एक डायमेंशनल वेरिएबल है। और इस तरह बहुत सारी, मास एक डायमेंशनल वेरिएबल है। स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसका मास कुछ और होगा, लार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कुछ और होगा। ठीक है। सो एक्सेलरेशन, इस तरह बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी कोई ना कोई डायमेंशंस होती हैं और उनकी मुख्तलिफ सिचुएशंस में वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं, तो उनको हम डायमेंशनल वेरिएबल कह सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, दैट इज़ डायमेंशनल कांस्टेंट। सो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी कोई ना कोई डायमेंशंस होती हैं। अब हमारे पास फिज़िक्स में बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशंस भी हैं और जिनकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूँ तो वो g है,
और जी की अपनी डायमेंशंस हैं जो हमने प्रीवियसली डिराइव की थी, यानी इसकी क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो इसकी कोई ना कोई डायमेंशंस होती हैं और इसकी डायमेंशंस हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने निकाली थी इस तरीके से जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसको हमने रीअरेंज किया था और वहाँ से हमने जी के लिए डायमेंशंस निकाली थी जो कि क्या थी, फोर्स टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एम। तो फोर्स की जगह हम इसकी डायमेंशंस लिख लें, आर की जगह उसकी डायमेंशंस, और मासेस 2 हैं तो उनकी जगह उसकी डायमेंशन। इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाता है m-1 L3T - 2। These are the dimensions of यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, और ये कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। इसकी वैल्यूज है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है, दुनिया में कहीं भी यूनिवर्स में आप जाएं जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, बट इसकी कोई ना कोई डायमेंशंस हैं, तो इट्स अ डायमेंशनल कांस्टेंट। सिमिलरली हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 10⁻34 जूल सेकेंड है, और इसकी जो है डायमेंशंस मौजूद हैं, जूल सेकेंड्स है, इसकी डायमेंशंस एंगुलर मोमेंटम जैसे होती हैं, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, h = mv/r। अगर आपको बोहर मॉडल याद है तो वहाँ पर आपने ये इक्वेशन देखी है, तो n डायमेंशनलेस है, इग्नोर कर दें, h प्लांक कांस्टेंट है, m की जगह कैपिटल M, v की जगह v की डायमेंशंस, और r की जगह r की डायमेंशंस। तो आप देखें इट हैज़ डायमेंशंस and its value is fixed, that's why it is called dimensional constant. So there are many other जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इस तरह स्पीड ऑफ लाइट है, बहुत सारे कांस्टेंट्स फिजिक्स में हमारे पास मौजूद हैं जिनकी डायमेंशंस भी होती हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होते हैं। फिर हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल्स आ जाती हैं, ऐसे वेरिएबल्स कि जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। ऐसे वेरिएबल्स हमारे पास आपके फर्स्ट चैप्टर में जो है प्लेन एंगल है थीटा, जो कि लेंथ और लेंथ की रेशो है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ठीक है, इसलिए इट इज़ डायमेंशनलेस। its dimensions are m0, l0, t0 having no dimensions, but it can take any value in different situations because we have different angles, pi radian, 2 pi radian, pi/2 radian। अब डिपेंड करता है किन दो चीज़ों के दरमियान एंगल की बात हो रही है। सो इट्स अ वेरिएबल but it does not have some dimensions, so it is dimensionless variable. Similarly, we have a strain. Strain is the ratio between two similar quantities, and that is why it has no dimension. It is a change in length divided by original length, या change in volume divided by original volume। तो ऊपर और नीचे की यूनिट सेम होती हैं, इसलिए it is also dimensionless, but it may have different value for different materials। कुछ मटीरियल्स में स्ट्रेन ज़्यादा, कुछ में कम होता है। बहरहाल ये वेरिएबल्स हैं और इनकी कोई डायमेंशंस नहीं है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है C/V, इसी तरह हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। तो बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम फिज़िक्स में टाइम एंड अगेन यूज़ करते हैं, बट दे आर डायमेंशनलेस, उनकी कोई डायमेंशनल जो है डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है।
फिर हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं और उनकी कोई डायमेंशंस भी नहीं होती, यानी डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ये वो कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती। तो इस तरह हमारे पास कोई भी पावर नंबर है। अब जाहिर है हम न्यूमेरिकल साइंस पढ़ रहे हैं, यानी फिजिक्स is a numerical science. It is sometimes called the science of measurements. In science of measurements, we carry out many, measurements, and all those measurements जो है involve numbers. So pure number is a कोई भी pure number constant होता है, 3 हमेशा 3 रहता है, और in we know. जो है जितने भी pure numbers हैं वो कांस्टेंट्स हैं, एंड मेजरमेंट में चूँकि यूज़ होते हैं इसलिए ये फिर इस तरह हमारे पास पाई है। दो इसकी वैल्यू अब तक मालूम नहीं की जा सकी है। बहरहाल यू कैन कॉल इट अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसकी हम मोस्टली ये वैल्यू ले लेते हैं या ये वैल्यू ले लेते हैं, बहरहाल एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो ये भी आप डायमेंशनलेस कांस्टेंट में इसको भी डाल सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो इनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, इसलिए दे आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, और इनकी वैल्यूज हर वक्त फिक्स रहती है। अब हम मूव करेंगे उसकी तरफ, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। सबसे पहली एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की ये है कि हम इससे किसी भी फिज़िकल इक्वेशन की डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो हम उसकी डायमेंशंस चेक करके ये बता सकते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, या ये इक्वेशन जो है करेक्ट है या नहीं है। करेक्टनेस चेक करने के लिए, होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करते हैं। एक एप्लीकेशन तो इसकी हो जाएगी टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। टू डिराइव अ फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं यहाँ पर एज प्रैक्टिस सॉल्व करूँगा, और फिर हम जाएंगे इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ भी हम एक दो एग्जांपल इस एप्लीकेशन में कर लेंगे। फिर मैं इंशाल्लाह इन दोनों केसेस के बाद लिमिटेशंस पे जाऊँगा कि इसकी अब लिमिटेशंस क्या है। तो इससे आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जिसमें वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ डायमेंशन, या what is dimensional analysis, and how it can be used, and what are its limitations. वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हम चलते हैं अभी फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, यानी टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा, वेरी फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन की, E is equal to mc square. Dear students, first to check the homogeneity of an equation is an application of dimensional analysis. Here is an example, and I want to check whether this equation is homogeneous or not. तो homogeneity पहले understand कर लें, homogeneity क्या होती है। homogeneity का मतलब है कि all the terms
of an expression must have same dimensions. कोई एक्सप्रेशन गिवन है और आपने ये चेक करना है कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजेनिटी ये है कि अगर उस इक्वेशन का हर एक टर्म एक ही क्वांटिटी हो, यानी उन सब की डायमेंशंस एक जैसी हो, तब हम ये कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है। कोई भी आप इक्वेशन लिखें, उसमें डिफरेंट चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, या वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो होमोजीनियस हो। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि आप फोर्स से मोमेंटम सब्ट्रैक्ट कर लें या वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन ऐड कर दें। आप कभी भी दो डिफरेंट डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते, कभी भी उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप मैंगोज़ और एप्पल्स को ऐड कर रहे हैं और आपके पास रिज़ल्ट में कोई पाइनएप्पल्स आ रहे हैं, कोई डिफरेंट फ्रूट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप दो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो डिफरेंट डायमेंशंस वाली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करें या उनको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो होमोजेनिटी इसलिए हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। सबसे पहले फिज़िक्स में इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक की जाती है और फिर आगे जाकर फर्दर इसको देखा जाता है, उस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। इसमें टोटल दो टर्म है, एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक टर्म राइट हैंड साइड पर है। एक लेफ्ट हैंड साइड पर जो है उसकी डायमेंशंस मुझे मालूम है, एनर्जी है तो mL² T-2 है। कहाँ से मालूम है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया था। और फिर m की डायमेंशंस कैपिटल M, c is the speed of light. All you need to know at this moment is that what is c. So it's just the velocity. You do not need its actual nature and where from it comes. हमें इसके साथ कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना हमें पता हो कि ये स्पीड ऑफ लाइट है और इसकी डायमेंशंस L-T-1 है। सॉरी, ये स्क्वायर सिर्फ जो है वेलोसिटी के ऊपर है, इसलिए हमारे पास mc² की डायमेंशंस ये हो जाएंगी और हमें नज़र आ रहा है कि इस इक्वेशन के दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम है। सो दिस इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। हम एक और इक्वेशन चेक कर लेते हैं और वो इक्वेशन फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी की है, इट इज mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज वंस अगेन एनर्जी एंड इसकी जो है डायमेंशंस हमें मालूम है mL² T-2। और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें मास है, फिर एक्सेलरेशन है, g is acceleration due to gravity, so L-T-2 and here we have L। so if we see लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मौजूद दोनों टर्म्स की डायमेंशंस एक जैसी है, इसलिए ये इक्वेशन होमोजीनियस है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल इक्वेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Vf की डायमेंशंस क्या है, वेलोसिटी है, कोई मास इसमें नहीं होता, लेंथ अलबत्ता इसमें होती है, टर्म का इनवर्स होता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जो टर्म है mL/T-1, m 0 है क्योंकि वेलोसिटी में मास नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे देखें m 0 है, एक्सेलरेशन में L होता है T-2, सिमिलरली T इसके साथ और है। तो अगर आप देखें इसकी डायमेंशंस m0L T-1, इसकी डायमेंशंस m0L T-1
और सिमिलरली इसकी डायमेंशंस एम एल एम नॉट एल टी -2 और +1 ये -1 हो जाएगा। सो हर एक टर्म की डायमेंशंस एक जैसी है, इसलिए ये इक्वेशन भी होमोजीनियस है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी एक गलती कर लेते हैं, वो इक्वेशंस जब फॉर एग्जांपल ये एक और इक्वेशन है s = VIT + ½ AT²। और स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं कि ये जो इसका कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है, उसको भी डायमेंशंस के साथ लिख लेते हैं और फिर बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा याद रखें, डायमेंशंस के ऊपर पावर हो सकता है लेकिन डायमेंशंस का कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। यू कैन नॉट L + L × 2L। बस सिर्फ आपने होमोजेनिटी चेक करने के लिए ये करना है कि हर एक टर्म की डायमेंशंस एक जैसे हों। अब भाई जिस चीज़ की डायमेंशंस है ही नहीं है तो उसका डायमेंशनल इक्वेशन में रोल ही कोई नहीं। इसलिए देयर इज़ नो नीड टू राइट हाफ या 12 या 10 या जो भी कोएफिशिएंट हो। डायमेंशनल इक्वेशन जब आप लिखे, फॉर एग्जांपल m l t0 सिर्फ लेंथ है, तो उसमें आपने कोएफिशिएंट्स को इग्नोर करना है, ऐसे कोएफिशिएंट्स को जिनकी डायमेंशंस नहीं है। VI क्या है, इसकी कोई इसमें मास नहीं है, लेकिन L है, T-1 है और साथ में फिर T मल्टीप्लाइड है प्लस A की डायमेंशंस देखिए 1/2 को इग्नोर कर रहा हूँ, M0L T-2 फिर साथ में T² भी है और आप देख सकते हैं M0L यानी सिर्फ लेंथ हमने चेक कर लिया कि इसकी तीनों टर्म्स जितनी हमें दी गई हैं वो सारी टर्म्स एक ही जैसे डायमेंशंस रखती हैं। सो द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस and you can see many equations like this and check their homogeneity. But remember once again कि you have to ignore the coefficients, especially those coefficients which have no dimensions. They have no role in the dimensional analysis. और ये limitations में आ जाता है कि जो कोएफिशिएंट्स ऐसे हैं कि जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, डायमेंशनल एनालिसिस से न तो वो हम मालूम कर सकते हैं न उनका डायमेंशनल एनालिसिस में कोई रोल होता है। डायमेंशंस के ऊपर सिर्फ पावर आ सकती है, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सो मल्टीप्लाइड किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। अब और वो इसलिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये तीसरी इक्वेशन है 2AS = VF² - VI²। अब इसकी डायमेंशंस आप लिख लें LT-1, इसकी डायमेंशंस लिखें LT-1 और लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस लिखे। 2 को इग्नोर करता हूँ वंस अगेन, LT-2 और साथ में L। अब राइट लेफ्ट पे देखें क्या है, सॉरी इन दोनों के ऊपर पावर्स भी, तो यहाँ पर है L² T-2 और यहाँ पर L² T-2 माइनस L² T-2। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो फिर तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करें, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। एंड देन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी देख लें। बेशक हम इससे होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक मसला है और वो मसला ये है कि कभी कभी VF = VI + AT कोई इस तरह की इक्वेशन हमें दी गई हो और हम गलती से एक और टर्म इसमें ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एक टर्म ऐड कर लेता हूँ ऐसा कि जिसकी यूनिट्स वेलोसिटी जैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ P/m मोमेंटम डिवाइडेड बाई मास। अब ये मैंने लिख लिया। अब
आपसे मैं पूछता हूँ कि इसकी डायमेंशंस निकालें। आप जब इसकी डायमेंशंस निकालते हैं, ये लिमिटेशन है, जब आप इसकी डायमेंशंस निकालते हैं तो सबकी डायमेंशंस एक जैसे आती हैं, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं। टी मल्टीप्लाई करना, ऊपर मोमेंटम है m/l(t)-1, नीचे मास है, तो ये भी वेलोसिटी हो गई t और t-2 और t मतलब ये है कि सारे टर्म्स एक जैसे डायमेंशंस के हैं। लेकिन क्या ये गिवन इक्वेशन ट्रू है? गिवन इक्वेशन तो हमें मालूम है कि इस तरह है। असल में जो हमें मालूम है काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन वो तो ये है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पर मौजूद है, कहीं से आया हुआ है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता नहीं चल रहा। इसलिए पता नहीं चल रहा कि डायमेंशनली तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है, तो इस गलती का हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए ये लिमिटेशंस में आता है डायमेंशनल एनालिसिस के कि इट डज नॉट प्रिडिक्ट अबाउट एन एक्स्ट्रा टर्म हैविंग द सेम डायमेंशंस टू द अदर टर्म्स। सो एक्स्ट्रा टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसी तरह मिसिंग टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर मैं गलती से इसको मिस कर दूँ, इसको ख़त्म कर दूँ, सिर्फ ये लिखूँ, तब भी तो इसकी डायमेंशंस ठीक हैं, लेकिन ये इक्वेशन जो है ट्रू इक्वेशन नहीं है। इसलिए ये मिसिंग टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती डायमेंशनल एनालिसिस, और ना एक्स्ट्रा टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती। अब एक दूसरी एप्लीकेशन इसकी है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, कि यानी फार्मूला उसके लिए डिराइव कर सकते हैं। और उसमें ये है कि यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। टाइम पीरियड का हम फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है? पेंडुलम में तार होती है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल लटक रही है, और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, इसमें कोई टेंशन है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है, यानी इसकी ओसिलेशन का, उसका हम इसको इस तरह बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज हमने ये डिस्टेंस स्ट्रेट रखना होता है, एंगल बहुत कम होती है, तो इसका एक ऑसिलेशन का पीरियड होता है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम में ये एक कंप्लीट साइकिल एक स्पेसिफिक टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करता है। वो टाइम किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है? इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, इस स्ट्रिंग की कोई लेंथ है, यहाँ पर ग्रेविटेशन की कोई वैल्यू मौजूद है, तो इन सारी चीज़ों पे ये पॉसिबली डिपेंड कर सकता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मास पे डिपेंड करता है। कितना करता है? डायरेक्टली रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है, मास के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है, मास के इन्वर्स स्क्वायर के साथ रिलेटेड है, स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं जानता। बस इतना मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसका कोई मास है, तो हो सकता है ये मास पे डिपेंड करता हो। मैंने m लिख लिया, लेकिन इसके ऊपर मैं पावर लिख लूँगा कोई अननोन a या n या p या q या जो भी अननोन आप लिखते हैं। अब दूसरा यहाँ पर लेंथ है, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, और लेंथ के लिए मैं l लिख लेता हूँ। लेकिन अब मुझे ये भी पता नहीं है कि ये डायरेक्ट है, इन्वर्स है, स्क्वायर है, क्या है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट लगा कोई दूसरा जो है अननोन लगा लेता हूँ b। अब g भी वहाँ पर मौजूद है, तो मैं सोचता हूँ g पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये भी पता नहीं है कि इसका क्या है, इसके ऊपर भी कोई अननोन लगा लेता हूँ c। अब देखिए, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है इन तीन चीज़ों की, जिसकी पावर हमें मालूम नहीं।
अब डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. नाउ लुक हाउ दिस इज टाइम पीरियड, सो इट्स डायमेंशंस आर m0, l0, t1. And then on right hand side we may have some constant, and that constant have we assume that that constant has no dimensions. मैं इसको एक इक्वेशन बना लेता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, सॉरी. t is equal to some constant k times m a l b g c. अब ये चूंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसलिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी से इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ यूज़ किया है. इसको मैं डायमेंशनल इक्वेशन में बिल्कुल इग्नोर करूँगा. टाइम पीरियड की डायमेंशंस m0, l0, t1 और राइट हैंड साइड पर मास की डायमेंशंस जो है सिर्फ m ऊपर a लगाएं, लेंथ की डायमेंशन सिर्फ l ऊपर b लगाएं, g की डायमेंशन l t -2 ऊपर c अगर पावर लगा लें तो इसके ऊपर भी c आ जाता है, इसके ऊपर भी c आ जाता है. अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने m0, l0, t ये लिखे हैं. राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास m की पावर a है, l की पावर b है और एक दूसरा l है जिसकी पावर c है. तो मैं इन दोनों की पावर ऐड कर देता हूँ, l को सेम लिख लेता हूँ. इसी तरह t की पावर -2c. नाउ अगर आप देखें, m is 0 here, m की पावर 0 है, इधर a है. तो हम अब पावर्स को कंपेयर करते हैं. जब हम पावर्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a आ जाता है 0. दूसरी चीज़, L के ऊपर पावर 0 है, यहाँ L के ऊपर पावर b प्लस c है, तो b प्लस c का वो रिजल्ट भी 0. c क्या है अभी तक मालूम नहीं. t के पावर कंपेयर करने से मालूम हो जाएगा कि -2c 1 है. तो c क्या है, -1 डिवाइडेड बाई 2. -2 से उस साइड पे डिवाइड किया, हमारे पास c की वैल्यू आ गई. c की इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ c किस चीज में, इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है, b प्लस -1/2 दैट इज इक्वल टू 0. -1/2 उस साइड पे जाएगा तो b इक्वल टू +1/2. अब हमें तीनों अननोन्स मालूम हो गए. अब हम ये लिख सकते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद m raised to the power nothing 0, l raised to the power 1/2 and g raised to the power -1/2. And from there we can write k l divided by g whole raised to the power 1/2, and then t is equal to k l divided by g. So this is the possible expression for the time period of a simple pendulum. Now what is k? Here it is another लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि चूंकि इसके की कोई डायमेंशंस नहीं है, हमने यहाँ पर इसको इग्नोर किया है, इसलिए ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं. डायमेंशनल एनालिसिस से हम मालूम ही नहीं कर सकते कि ये के क्या है. इसलिए टाइम पीरियड की एक्चुअल एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमें जो है डायमेंशनल एनालिसिस से जितनी हेल्प मिल सकती है वो मिल चुकी है. ये कि जो है एक्सपेरिमेंट से फिर फाइंड किया जा सकता है. ये सिर्फ इस केस में नहीं, हम और मुख्तलिफ फार्मूले भी डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं और वहाँ पे भी कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है. उस कांस्टेंट की जो है
अगर उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती तो डायमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशंस हैं कि वो वहाँ पे हमें हेल्प आउट नहीं कर सकता। डायमेंशनल एनालिसिस जो है इस बारे में प्रिडिक्ट नहीं करती कि वो फिज़िकल क्वांटिटी या वो कोएफिशिएंट जिसकी डायमेंशंस नहीं है असल में क्या है। सो फोर्स की लिए एक्सप्रेशन आप डिराइव करें यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो डायरेक्ट फोर्स मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो डायरेक्ट फोर्स को थोड़ा सा मैं जल्दी आपको बताऊँ, क्योंकि असल में ये जितनी भी हम फार्मूले डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में मुख्तलिफ चैप्टर से फार्मूले यहाँ पे लिए गए हैं, लेकिन आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि फर्स्ट चैप्टर सिर्फ मेजरमेंट्स के मुतालिक है। यहाँ पर हर एक फार्मूला हो सकता है, डिराइवेशन का क्या है, इन फार्मूलों की एक्चुअल जो है फिज़िक्स क्या है वो आगे के चैप्टर्स में आएंगी। तो डायरेक्ट फोर्स भी हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। बहरहाल थोड़ा सा आपको ये पता हो कि ये उस फोर्स को कहते हैं जो कोई मीडियम किसी पार्टिकल पे उस वक्त लगाता है जब वो पार्टिकल उस मीडियम के अंदर से पास होता है। सो इट्स अपोजिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ मीडियम। सो मैं एज्यूम करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है और ये किसी फ्लूइड के अंदर जो है मूव कर रहा है, कोई फ्लूइड है और उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फ्लूइड उसके ऊपर कोई डायरेक्ट फोर्स लगा रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है या उसको डिसलरेट करने की कोशिश कर रही है। और वो फोर्स मैं एज्यूम करता हूँ कि एक तो इस ऑब्जेक्ट के साइज़ पे डिपेंड करेगी, और साइज़ में रेडियस से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि रेडियस उसका साइज़ है, बट आई डोंट नो कि किस तरह उसके साथ रिलेटेड है, स्क्वायर है, क्यूब है, 1 है, -1 है। बहरहाल मैंने ए लिखा। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि जनाब ये तो इस फ्लूइड की विस्कासिटी पे भी डिपेंड करेगा कि उस फ्लूइड की जो विस्कासिटी है, सही है, वो भी मैं लिख लेता हूँ, और विस्कासिटी के ऊपर मैं पावर बी लिख लेता। अब मुझे ये पता नहीं है कि इस पे किस तरह डिपेंड करता है, इसलिए मैंने अननोन लिख लिया बी। इसके बाद मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसकी कोई वेलोसिटी होगी और जितना ये फास्टली उस फ्लूइड के अंदर मूव करेगा उतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि उस पर लेकिन अब मुझे ये पता नहीं है कि स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, पॉजिटिव होगा या इवन हो सकता है नेगेटिवली इस पर इफेक्ट करता हो, इसलिए मैं यहाँ पे सी लिखता। अब मैं इसको एक इक्वेशन बनाता हूँ, के आर ए एटा बी और वी सी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फोर्स है, फोर्स की डायमेंशंस MLT-2 के वंस अगेन एक कांस्टेंट हमने एज्यूम किया है और हमने एज्यूम कर रखा है कि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं, इग्नोर कर दिया। आर लेंथ है, इसके ऊपर ए एटा जो है इसकी डायमेंशंस ये आपको गिवन होगी, मुझे तो बहरहाल याद है, लेकिन आपको अगर फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन को आपसे कोई पूछेगा तो वो आपको बताएगा कि एटा की डायमेंशंस क्या है। और अगर एग्ज़ाम में कहीं आ जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो तब तक आपने जो है 6 चैप्टर पढ़ लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये इसकी डायमेंशंस क्या है, या इवन ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल इसकी डायमेंशंस जो हैं वो हमारे पास M L -1 T -1 ये है। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि उसके ऊपर पावर B है इसलिए ये B हो जाए। और इसके बाद आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशंस जो है LT-1 है, लेकिन ऊपर पावर C है, लिख लें। अब दोनों साइड पे पावर्स को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पर मास की पावर जो है वो 1 है, राइट हैंड साइड पर B है।
लेफ्ट पर l की पावर 1 है, राइट हैंड साइड पर माइनस बी, a भी है माइनस बी है, तो a माइनस बी और प्लस c, तीनों लेंथ हमने कर ली। अब सिर्फ t रह गया, इस साइड पर t की पावर -2 है, उस साइड पर -c है। एक्चुअली यस, और एक और भी है, वेरी गुड, -b, सो इट इज -b -c। तो अब देखें, नेगेटिव इसमें से कॉमन ले सकते हैं और b की जगह उसकी वैल्यू, अब सिंपली ये करें कि b की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 को 3 में पुट करें, क्या मिलता है, -2 इज -1 -c, c लेफ्ट पे आए प्लस हो जाएगा, -2 उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1, c आ जाता है 1। b ऑलरेडी मालूम है 1, a भी मालूम है, c भी मालूम है और b भी मालूम है। पुट 1 and 4 into 1 equals a -1 plus 1, so a is also 1। नाउ हमें क्या मिला, फोर्स के लिए, कौन सी फोर्स, ड्रैग फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन मिली, R1 एटा 1 V1, यानी K एटा R V, ड्रैग फोर्स के लिए एक फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब K की वैल्यू जो है, वंस अगेन लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स के मुतालिक, ऐसे कॉन्स्टेंट्स के, ऐसे कोएफिशिएंट्स के मुतालिक जिनकी डायमेंशंस ना हो, कोई प्रेडिक्शन नहीं देता। और इसके साथ ही हम आज के इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।